गुड मॉर्निंग। यदि अब तक ने YouTube चैनल IAS नीति शास्त्र सोन घाटी को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इस सत्र में हमारे द्वारा इस ऑनलाइन मंच पर पहली बार बजट को पास कर दिया गया है, जिस बजट के तहत सर इसमें PhD एंट्रेंस एग्जाम और नेट पॉलिटिकल साइंस और एजुकेशन से मान्यता अर्थात एग्रीमेंट मिल चुका है। इसके लिए बजट को पास कर लिया गया है। इसलिए जनवरी 2023 से हमारे YouTube चैनल IAS नीति शास्त्र सोन घाटी पर इन PhD और नेट एजुकेशन और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, ऑनलाइन वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आज हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है? आज हमारे वीडियो का टॉपिक है विचारों की श्रृंखला। क्या वीडियो का टॉपिक है? वीडियो का टॉपिक है सर विचारों की श्रृंखला, चेन ऑफ थॉट, जो कि IAS को हमने विचारों की श्रृंखला की संज्ञा दिया है। नीति शास्त्र क्या है? IAS प्रिपरेशन, IAS फील्ड को क्या दिया है? विचारों की श्रृंखला की संज्ञा दिया है, चेन ऑफ थॉट की संज्ञा दिया है। इसलिए हम विचारों की श्रृंखला को समझेंगे। क्या क्या टॉपिक का अध्ययन करेंगे? सबसे पहला इनका सिद्धांत है, पहला है द्वार का सिद्धांत। द्वार का सिद्धांत जिसे हम डोर प्रिंसिपल डोर प्रिंसिपल, द्वार का सिद्धांत। पहला हम विचारों की श्रृंखला में क्या करेंगे? चेन ऑफ थॉट आइडियाज में द्वार का सिद्धांत, डोर प्रिंसिपल के बारे में अध्ययन करेंगे। वो पहला टॉपिक होगा विचारों की श्रृंखला। सर IAS के प्रिपरेशन, IAS के फील्ड को क्या है? नीति शास्त्र और विचारों की श्रृंखला की संज्ञा देता है। सर हम समझेंगे कि IAS का फील्ड, IAS का प्रिपरेशन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए विचारों की श्रृंखला का मतलब क्या है, विचारों की श्रृंखला से क्या आशय है, ठीक हम ये समझेंगे। तो पहला सिद्धांत है द्वार का सिद्धांत, डोर प्रिंसिपल। विचारों की श्रृंखला की संरचना क्या है? विचारों की श्रृंखला का संरचना। चेन ऑफ थॉट। ठीक, दूसरे में हमें क्या अध्ययन करना है? विचारों की श्रृंखला का संरचना सर, जिसे चेन ऑफ थॉट, संरचना के बारे में। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है विचारों की श्रृंखला का गणितीय स्वरूप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चेन ऑफ थॉट। तो यहाँ पे हमने IAS के प्रिपरेशन, IAS के फील्ड को हमने सर विचारों की श्रृंखला की संज्ञा दिया।
सर विचारों की श्रृंखला से क्या आशय है? आईएएस के प्रिपरेशन में, आईएएस के वर्क में, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बनने के बाद विचारों की श्रृंखला की क्या भूमिका है? तो पहला टॉपिक हम द्वार का सिद्धांत, जिसे डोर प्रिंसिपल कहते हैं। एक है विचारों की श्रृंखला का संरचना, जो दूसरा टॉपिक है उसे हम चेन ऑफ थॉट कहते हैं। उनकी हम संरचना को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संरचना। सर इनकी क्या संरचना, स्ट्रक्चर क्या है? फिर विचारों की श्रृंखला का गणितीय स्वरूप क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चेन ऑफ थॉट। इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या है, हम ये अध्ययन करेंगे। 1, 2, 3 पार्ट हम देखेंगे कि विचारों की श्रृंखला के कार्य व भूमिका। अभी हमने बताया कि आईएएस के प्रिपरेशन को और आईएएस के फील्ड को, यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्ट्रेट के जो फील्ड है उसे हम विचारों की श्रृंखला की संज्ञा दिए हैं। नीति शास्त्र के द्वारा विचारों की श्रृंखला की संज्ञा दिया गया है। क्या दिया गया है? विचारों की श्रृंखला की संज्ञा, जिसमें हमने टॉपिक चौथा पॉइंट है कि विचारों की श्रृंखला के कार्य एवं भूमिका। सर विचारों की श्रृंखला के क्या कार्य हैं और इनकी क्या भूमिका है? क्या भूमिका है और कार्य है, यानी फंक्शन द रोल ऑफ चेन ऑफ आइडियाज। तो इनके हम कार्य देखेंगे, फिर इसका हम डिस्क्राइब करेंगे एक एक पॉइंट या एक एक बिंदु को। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। सबसे पहले है जुड़ाव, यानी हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस या कनेक्टिविटी। ठीक। दूसरा है संबंध। क्या है? दूसरा है संबंध, जिसे हम कहते हैं रिलेशनशिप। तीसरा समायोजन, एडजस्टमेंट। फिर सांवेगिक नियंत्रण। चौथा कार्य है इमोशनल कंट्रोल। क्या है? इमोशनल कंट्रोल। फिर पांचवा जो है संतुलन, यानी बैलेंस। फिर इसके बाद छठवां जो है वो है निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग। फिर इसके बाद समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फिर इसके बाद आठवां है निर्देशन व अधिकार, डायरेक्शन एंड अथॉरिटी। फिर इसके बाद है विकास प्रतिमान, डेवलपमेंट। क्या? डेवलपमेंट मॉडल। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण में बजट और योजना, प्रेजेंटेशन एंड बजट और प्लानिंग। तो हमने देखा कि विचारों की श्रृंखला के अंतर्गत हमें किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना होगा। तो सबसे पहले द्वार के सिद्धांत का करना होगा, फिर इसके बाद विचारों की श्रृंखला की संरचना के बारे में, फिर इसके बाद विचारों की श्रृंखला की संरचना का मैथमेटिकल फॉर्म्स क्या है उनका अध्ययन करना होगा। विचारों की श्रृंखला के कार्य व भूमिका वो हमें आईएएस के प्रिपरेशन में, आईएएस जब हम डीएम के पद को क्या कर लेते हैं, जब हम डीएम का पद पा जाएंगे, प्री एग्जाम्स, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू के बाद जब हमें 2 साल के ट्रेनिंग के उपरांत जब हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पोस्ट में पाएंगे या मिल जाएगा, तो इनके वर्क करने में कहाँ पे मदद करेगा। सर आईएएस के प्री एग्जाम में विचारों की श्रृंखला का क्या योगदान है, मेंस एग्जाम में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, इन सभी भूमिकाओं में विचारों की श्रृंखला की सर योगदान क्या है। तो सबसे पहले हम इनके कार्य को हमने बताया, फिर एक बार देख लेते हैं कार्य को। कार्य में क्या है? जुड़ाव है, एप्लीकेशंस, कनेक्टिविटी। दूसरा है संबंध, रिलेशनशिप। तीसरा समायोजन, एडजस्टमेंट है। और इसके बाद क्या है? सांवेगिक नियंत्रण। क्या है? सांवेगिक नियंत्रण है, इमोशनल कंट्रोल, संतुलन, बैलेंस है, निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। फिर इसके बाद निर्देशन व अधिकार, डायरेक्शन अथॉरिटी, विकास प्रतिमान, डेवलपमेंट मॉडल और प्रस्तुतिकरण, बजट योजना, प्रेजेंटेशन, बजट प्लानिंग। ठीक। इसके बाद और भी टॉपिक है, उन्हें भी अभी देखते हैं। 11वां पॉइंट में क्या है? सर 11वां पॉइंट में वितरण व संग्रह, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्टोरेज या कलेक्शन। ठीक। इसके बाद स्वविवेक कानून बनाना, सर स्वविवेक कानून बनाना, जिसे हम मेक डिस्क्रिशनरी लॉ कहते हैं। इसके बाद प्रतिवेदन तैयार करना, सर रिपोर्ट प्रिपरेशन, व्यवस्थापन व संचालन, जिसे हम कहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑपरेशन, स्मार्टनेस थ्योरी अथा स्मार्टनेस थ्योरी। 16वां पॉइंट क्या है? 16वां पॉइंट है कि प्रश्न उत्तर में क्या क्या है? प्रश्न उत्तर में सर सीमांकन, क्या सीमांकन, प्रश्नों का सर सीमांकन
इनकी स्थिति क्या है, ठीक, इनका स्तर क्या है, सर इनकी गति क्या है, गति, इसके बाद दिशा क्या है, इसके बाद उच्च निम्न, उच्च निम्न क्या है, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर और तिर्यक, ठीक, सीमांकन, और दिशा, डायरेक्शन। उच्च यानी हो जाएगा हाई, लो, क्षैतिज, क्षैतिज हॉरिजेंटल, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल। तो विचारों की श्रृंखला के कार्य व भूमिका में 16वां पॉइंट लास्ट है, वो प्रश्न उत्तर की सीमांकन। यानी इसका मतलब ये है कि आईएएस के प्री या मेंस में जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसका सीमांकन क्या है और इनकी स्थिति, उनकी कंडीशन क्या है, उनका लेवल क्या है, क्वेश्चन का स्तर, उनकी गति यानी प्रश्न पढ़ने की गति, यानी स्टडी करने की कितनी गति हो कि सर हमें प्रश्न भी समझ आ जाए और समय से हो भी जाए, तो गति। सर प्रश्न की दिशा, डायरेक्शन क्या है, और प्रश्न का हाई और लो कंडीशन क्या है, फिर इसके बाद क्वेश्चन का हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज स्थिति क्या है, वर्टिकल स्थिति क्या है, ऊर्ध्वाधर और तिर्यक, इन सभी प्रश्नों का कैलकुलेशन करना ही क्या है 16वां सिद्धांत हम बताने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत है सर द्वार का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है सर? पहला सिद्धांत है द्वार का सिद्धांत, जिसे डोर प्रिंसिपल कहते हैं। पहले बताते, इसमें देखिए डायग्राम बनाया गया है, एक गेट है, क्या है, गेट, वो गेट है। गेट में क्या लिखा है, आईएएस प्रवेश द्वार। सर क्या लिखा है, आईएएस प्रवेश द्वार, यानी एंट्री लेना है। तो कैसे, क्या शर्त है, आईएएस का फील्ड क्या डिमांड करता है, यूपीएससी क्या डिमांड करता है, यूपीएससी का क्षेत्र क्या चाहता है, तो वो चाहता है अच्छे विचार का होना अनिवार्य, अच्छे विचार होना अनिवार्य, अन्यथा प्रवेश नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहा है, आईएएस प्रवेश द्वार में वो कह रहा है द्वार का सिद्धांत कि सर अच्छे विचारों की मांग है, एक अच्छा विचार का सृजन करना। यदि कोई भी अभ्यर्थी आईएएस के फील्ड में जाना चाहता है, यदि उसके पास अच्छे विचार नहीं है, तो वो अपने प्रिपरेशन के दौरान, अपने ट्रेनिंग के दौरान, इसके बाद उसके अंदर अच्छे विचारों का क्षमता, अच्छे विचारों की सोच, अच्छे विचार का जो डाटा है वो कम से कम आ ही जाना चाहिए, अन्यथा वो आईएएस के इंटरव्यू, मेंस या प्री से ही वो क्या किया जाएगा, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। तो कहने का मतलब कि आईएएस क्या मांगता है, आईएएस मांगता है विचारों की श्रृंखला के अंतर्गत कि सर यह फील्ड अच्छे विचारों का है। जिस व्यक्ति के पास, जिस बालक के पास, जिस स्टूडेंट के पास सर अच्छे विचार हैं, तो वो आईएएस के फील्ड के अनुरूप है।
सर आईएएस के फील्ड में अच्छे विचार का ही प्रवेश है, अन्यथा इन्हें प्रवेश से क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है या प्रवेश लिया ही नहीं जाता है। तो सर अच्छे विचार, दूसरा शर्त है कम से कम, क्या सर कम से कम क्या हो, 60% के एवरेज में हो। कम से कम यदि अच्छे विचार की 100% यदि नहीं है तब भी चलेगा, पर कम से कम इस अभ्यर्थी स्टूडेंट के पास कम से कम 60% का एवरेज अच्छे विचारों का होना चाहिए। क्या अच्छे विचारों का होना, कम से कम कितना हो, 60% अच्छे विचारों का होना चाहिए। यदि वो 60% अच्छे विचार नहीं है तो कम से कम वो क्या करे, प्रिपरेशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान वो कम से कम प्रवेश से पहले ही 60% कम से कम अच्छे विचार चाहिए तो चाहिए, तभी प्रवेश किया जाएगा। इसके बाद रिसर्च में देखा गया और पाया गया कि सर प्रवेश के बाद जो प्रवेश अभ्यर्थी ले रहे हैं कम से कम 60% के बाद आईएएस प्रिपरेशन वाले स्टूडेंट आईएएस के फील्ड में प्रवेश कर जाते हैं, यानी प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, इसके बाद ट्रेनिंग, इसके बाद उनको पोस्ट मिल जाता है। इसके बाद क्या है, उनके अच्छे विचारों में वृद्धि असंभव है। यानी सर वृद्धि क्या होता है, वो प्रवेश के बाद घटते हुए दिखाई देता है। अच्छे विचारों में वृद्धि असंभव है, यानी वो एवरेज 60 से घटकर कितना चला जाता है, वो 50 और 55 के एवरेज में चला जाता है, 50 और 55 के एवरेज में चला जाता है। यानी हम आईएएस के फील्ड में जाने से पहले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट बनने से पहले हम एक अच्छे विचार तो हमारे पास होते हैं कि हम देश का विकास करेंगे, सामाजिक कार्य करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। जैसे ही वो प्रवेश पाते हैं तो वो क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में, अपनी शासन व्यवस्था में, नैतिक आचरण, अच्छे विचारों में वृद्धि असंभव है। यानी 60 से वो पद में जैसे ही जाते हैं वो 60 से 65 या 70 नहीं हो पाता है। क्यों, वो एवरेज जो होता है वो घट जाता है, वो 50 से 55 हो जाता है, जिससे क्या है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम आईएएस के फील्ड में जाने से पहले हम एक ईमानदारी की भावनाएं तो दिखाते हैं कि हम एक अच्छे कार्य करेंगे, यहाँ पे हम किसी प्रकार का घूस नहीं लेंगे, ठीक, रिश्वत नहीं लेंगे, अच्छे काम करेंगे, सभी की समस्याओं को सुनेंगे। इस प्रकार की भावना क्या होता है, यदि नहीं होता है तो ट्रेनिंग के दौरान इंटरव्यू तक क्या है, हम आईएएस के स्टूडेंट क्या है, इस बिहेवियर पॉइंट को अपना लेते हैं, आदत बना लेते हैं, ठीक। क्योंकि कम से कम 60% तो चाहिए ही चाहिए, नहीं है तो आईएएस के फील्ड से आप बाहर हो जाएंगे, ठीक। 60% तो हो जाता है और फिर इसके बाद जैसे ही पद पाते हैं, कुछ समय होता है, इसके बाद क्या होता है, उनके अच्छे विचारों की कमी आने लगती है, उनकी नैतिकता का पतन होने लगता है। जो भी वो दृढ़ संकल्प लिए थे कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्य संचालन में हम ईमानदारी दिखाएंगे, सत्यवादी दिखाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, इस प्रकार की भावनाओं का धीरे धीरे पतन होकर वो 50 से 55 के एवरेज में चला जाता है, ठीक। ऐसा पाया गया है। क्यों सर, ऐसा नहीं होता तो जितने भी आईएएस के पद यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद पाते हैं वो क्या करते हैं, यदि 100% होते या असंभव होता तो आज देश कितने विकास की प्रगति में होता, इसका हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यह असंभव हो जाता है। तो शर्त क्या है, जरूरत क्या है, तो जरूरत है, शर्त यहाँ पे है कि सर अच्छे विचारों की वृद्धि की जरूरत है,
है। यानी प्रवेश के बाद यदि आपका 60 है तो यह कम से कम बढ़कर 70 हो, 75 हो, 85 हो, 90 हो, पर कम से कम नहीं होना चाहिए। इतने दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। जैसे रिसर्च में कई जगह के डीएमओ को पाया गया, जैसे हमने देखा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक डीएम के द्वारा क्या है अनैतिक व्यवहार किया गया, जो कि कोविड-19 के समय का था। तो यहाँ पे हम इतनी ट्रेनिंग, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तरों में इतनी हम एक व्यवहार पक्ष को, एक नैतिक पक्ष को क्या करते हैं, सही नहीं कर पाते। तो हमें जरूरत है अच्छे विचारों की वृद्धि की जरूरत है प्रवेश के बाद। पर प्रवेश से पहले सर कम से कम 60% के एवरेज अच्छे विचारों की जरूरत है। यदि वह स्टूडेंट के पास अच्छे विचार नहीं है या अच्छे विचारों की कौशल, क्षमता, स्किल कोचिंग संस्थानों के द्वारा डेवलपमेंट नहीं कर पाया है, तो कम से कम 60% तो सर चाहिए ही चाहिए। क्योंकि आईएएस का फील्ड, आईएएस का वर्क, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्ट्रेट का पद सर अच्छे विचारों की मांग करता है, अच्छी भावनाओं की मांग करता है, विकास के प्रतिमान की मांग करता है। तो हमें कम से कम 60% अच्छे एवरेज में अच्छे विचारों की जरूरत है। सर अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? तो सर विचारों की श्रृंखला की महत्व को हम देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे ये समझ आया क्या सर एक अच्छा विचार वाला ही स्टूडेंट आईएएस के फील्ड में जा सकता है? किसके पास अच्छे विचार नहीं होंगे तो भी क्या वह आईएएस के फील्ड में या आईएएस के पद तक क्या वह एग्जाम को क्रैक कर पाएगा? तो केवल हम कह रहे हैं कि केवल टैलेंट बच्चे या बुद्धिमान या प्रतिभाशाली बालक यदि उसके पास अच्छे विचार नहीं है, मैथ अच्छा जानता है, रीजनिंग अच्छा जानता है, जीके अच्छा है, तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है? पर इसके पास अच्छे विचार नहीं है। हाँ, ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाँ उस स्टूडेंट क्या है, कुछ स्तरों में वह क्या करेगा, एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। जैसे हम कह रहे हैं कि कौन कौन से एग्जाम में वो क्रैक कर पाएगा, यदि वो टैलेंटेड बच्चा है। यदि ऐसा तो शर्त है नहीं आईएएस के फील्ड में जाने के लिए कि एक टैलेंट, एक प्रतिभाशाली ही बच्चा आईएएस के फील्ड में जा सकता है। आईएएस के फील्ड के लिए सामान्य बुद्धि, सामान्य बालक की जरूरत है। यानी सामान्य बालक हो और एक उसके पास अच्छा विचार हो, दोनों चाहता है। अब मान लीजिए कि एक टैलेंटेड है, बहुत बुद्धिमान है, मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन, जीके के सभी पार्ट, करंट अफेयर्स उन्हें क्या है अच्छी तरह से आता है। तो क्या वह बालक यदि उसके पास अच्छे विचार नहीं हैं या विचारों की श्रृंखला का मैथमेटिकल स्वरूप और इनके विभिन्न थ्योरी का नॉलेज नहीं है, तो क्या वह सर आईएएस के एग्जाम को क्रैक और आईएएस के पद तक और ट्रेनिंग तक क्या वह पहुंच सकता है? क्या वह आईएएस के पद, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पद पाने के बाद क्या वह बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है? तो हम कह सकते हैं कि वो बालक प्री एग्जाम क्या करेगा, प्री एग्जाम तो वो निकाल लेगा, फिर इसके बाद मेंस एग्जाम भी निकाल लेगा जो टैलेंटेड बच्चा होगा। पर सर वो इंटरव्यू में वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी इंटरव्यू में उसे क्या कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। इंटरव्यू को वो अच्छे से पास नहीं कर पाएगा। यानी सर इंटरव्यू के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अच्छे विचारों का यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। हम एक टैलेंट होने के नाते हम प्री एग्जाम को क्रैक तो कर सकते हैं सर, और मेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, पर अच्छे विचार की कमी के कारण, अच्छे विचारों की अभाव के कारण, अच्छे विचारों की सोसाइटी में न रहने के कारण, अच्छे विचार देने वाले कोचिंग संस्थानों की अभाव के कारण और अच्छे विचारों में जहाँ पे हमने पोस्ट ग्रेजुएट, इंटर, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे टीचरों के द्वारा अच्छे विचारों को डेवलपमेंट न कर पाने की स्थिति में हम क्या करेंगे, इंटरव्यू के एग्जाम को सर क्रैक नहीं कर सकते। क्योंकि परिवार में जब अच्छे विचारों को नहीं दे पाया गया, यानी विभिन्न स्तरों में यदि हम अच्छे विचारों से वंचित रहें
अच्छे विचार देने वाले कोई नहीं मिले, तो ऐसी स्थिति में हम सर इंटरव्यू के एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। इंटरव्यू के एग्जाम में क्या हो जाएंगे, हम असफल सिद्ध होंगे। यानी एक टैलेंट बच्चा केवल प्री और मेंस तक ही पहुंच सकता है, पर अच्छे विचारों के अभाव में सर वह इंटरव्यू के एग्जाम को क्या कर सकता है, असफल हो सकता है। तो कम से कम इंटरव्यू को पास करना है तो आपको कम से कम 60% के एवरेज में अच्छे विचारों का होना बहुत ही जरूरी है। सर विचारों की श्रृंखला में हमें क्या प्री मेंस एग्जाम में क्या योगदान हो सकता है? हाँ सर, विचारों की श्रृंखला के लिए प्री मेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? प्री एग्जाम में जो क्वेश्चन के जो पैटर्न होते हैं उसमें हम क्या प्रश्न कर रहे हैं, उनके विचारों की थिंकिंग पावर, विचारों की थिंकिंग कैलकुलेशंस, विचारों की क्या है मैथमेटिकल पावर, इन सभी का कैलकुलेशन बनाकर क्या करके एक एडजस्टमेंट के द्वारा हम उनके प्रश्न के उत्तर का चयन करेंगे, इनके उत्तर का स्पष्ट हम निकाल पाएंगे। ज्यादातर विचारों की श्रृंखला सी सेट के कंप्रीहेंशन के लिए बहुत जरूरत है और आवश्यक है। इसके अलावा मेंस एग्जाम में है और इसके बाद जीके के कई प्रकार के टाइप एग्जाम्स में है विचारों की श्रृंखला की जरूरत। क्योंकि आपको पता है कि आईएएस के प्री मेंस एग्जाम में हम सीधे प्रश्न नहीं आते हैं। यदि आप यह सोच रहे होंगे कि सीधे प्रश्न आते हैं अन्य एग्जामों की तरह, जैसे यूपी टेट, सुपर टेट वगैरह जो भी हैं एसएससी, इसमें सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा कर दिया जाता है, यानी प्रश्न की किस प्रकार की दिया गया है उन विचारों की श्रृंखला के कैलकुलेशन के माध्यम से हम प्रश्न की सीमांकन, प्रश्न की गति और स्थिति, दिशा, डायरेक्शन, उच्च निम्न, क्षैतिज और क्या करेंगे, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कंडीशन को जानकर ही हम उनके प्रश्नों के उत्तर का चयन कर पाएंगे और प्रश्नों को हम लिख सकेंगे। विचारों की श्रृंखला का संरचना। दूसरा टॉपिक क्या था हमारा? दूसरा टॉपिक ये था कि विचारों की श्रृंखला का संरचना, इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार बनेगी। सर विचार, वो विचार क्या है, नॉलेज, ज्ञान क्या है? सर विचार यानी हम जब छोटे से ही जब अध्ययन करते हैं क्लास 1 से लेकर इंटर तक, हाई स्कूल तक, ग्रेजुएशन तक, उनमें हम विचारों का संग्रह करते हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी सब्जेक्ट के द्वारा हम विचारों को ग्रहण करते हैं और वह कुछ विचार हमारे मस्तिष्क में निहित होते हैं, कुछ विचार मस्तिष्क से बाहर हो जाते हैं, उसी में हमें देखा जाता है। और इन समय के दौरान हम सोशल यानी सोसाइटी के बीच में रहते हैं, इकोनॉमिक सेक्टर में इकोनॉमिक सेक्टर का अनुभव भी थोड़ा बहुत रहता है, फिर पॉलिटिकल एरिया का भी क्या होता है, थोड़ा बहुत अनुभव रहता है। इन सभी समस्त आध्यात्मिक विचारों की भी हम कभी कभी स्तरों से गुजरते हैं। जिन जिन विभिन्न स्तरों से सर हम गुजरते हैं वह उन माध्यमों से हम विचारों यानी आइडियाज व थॉट का क्या कर लेते हैं, कलेक्शन करते चले जाते हैं मस्तिष्क में। सर विचारों की श्रृंखला का संरचना क्या बनेगा? सर संरचना यह बनेगा कि ए विचार, बी विचार और एक सी विचार और एक डी विचार। सर ए विचार को हमने हाई स्कूल माना है और बी विचार को इंटर माना है, और हाई स्कूल यानी 1 क्लास से जो भी है, ठीक। इंटर के बाद इनडायरेक्ट यानी इनडायरेक्ट यानी औपचारिक, अनौपचारिक, यानी जहाँ पे हमने कोर्स के दौरान विचारों को ग्रहण नहीं किया हो, यानी सामाजिक जीवन में, जीवन से संबंधित, आध्यात्मिक से संबंधित, मतलब एक कोर्स के थ्रू हमने विचारों का संग्रह यानी विचारों का कलेक्शन न किया हूँ। यानी कहने का मतलब विचार ABCD क्या है, ABCD है, और जिसे हम क्या करेंगे, विचारों की श्रृंखला का मतलब कि विचार एक दूसरे से जुड़े हों, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक, वो अलग नहीं होते हैं। ये सेकेंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है और ये क्या है, फोर्थ स्टेप है, और
और ए यहाँ पे 5 स्टेप बन जाएगा और ये होगा फर्स्ट स्टेप। ये क्या होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। क्या है, एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे। ठीक, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे और ये 4 विचार, ठीक, जो होंगे थॉट, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। तो इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, संरचना बनता है। ये एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। यह विचारों की स्ट्रक्चर्स है, यानी सभी विचारों की श्रृंखला में, यानी जो बालक है जन्म से लेकर जब तक आईएएस के प्रवेश से पूर्व तक, जो बालक हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से, औपचारिक रूप से जो उन्होंने ज्ञान लिया, जो उन्होंने विचार ग्रहण किया, ठीक, अच्छे विचारों का जो समावेश किया, उन सभी का अटैचमेंट यानी ज्वाइंट यानी कनेक्ट, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो मैथमेटिकल जो फॉर्म्स होंगे, गणितीय स्वरूप जो होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और 5 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और इसमें चारों विचार एक दूसरे से ज्वाइंटेड होंगे। उसे हम विचारों की श्रृंखला का क्या कहेंगे, स्ट्रक्चर कहेंगे। तो अब तीसरे वाले में हम विचारों की श्रृंखला का, संरचना का, गणितीय स्वरूप का अवलोकन करेंगे। यानी सर कोई भी विचार जो अच्छा विचार रहा हो जीवन के अनुभव तक में, वो हमें आईएएस के एग्जाम, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों को क्रैक करने के लिए सर योगदान देगा और योगदान की भूमिका में रहेगा। तो यहाँ पे हम विचारों की श्रृंखला की गणितीय स्वरूप को देखेंगे। तो हमने देखा, पहले भी हमने बताया कि विचार ए, विचार बी, विचार सी, विचार डी, हमारे पास 4 विचार की श्रेणियां हैं, वर्ग हैं, क्लास हैं, जिसमें हमने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, फिर इसके बाद अतिरिक्त शिक्षा कर सकते हैं, या तो फिर अनौपचारिक, इनडायरेक्ट नॉलेज या विचार, जो भी हमने डाटा का कलेक्शन किया है, विचारों का कलेक्शन किया है, उनमें क्या है, मैथमेटिकल प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न की विचार क्या है, ठीक, थिंकिंग पावर, जिसे हम कह सकते हैं थिंकिंग मैथमेटिकल पावर, ये फार्मूले के तहत हम क्या है, प्रश्न के उत्तरों को करने में हमें बहुत मदद मिल सकता है। तो विचार ए को ज्वाइंट करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, जो होता है ए बी सी डी होता है। ठीक, अब इसी विचार को ए विचार को माइनस बी विचार से क्या रिजल्ट आते हैं, क्या परिणाम आता है, क्या विचारों में क्या परिवर्तन होता है, ये हम देखते हैं। फिर विचार सी, बी और सी करने से विचार में क्या रिजल्ट आता है, उनके क्या परिणाम आते हैं। इसी प्रकार सी माइनस डी, ए माइनस सी, फिर इसके बाद ए माइनस डी। इसके बाद थर्ड स्टेप को हम देखेंगे। अब क्या किया जाएगा, ए माइनस बी और बी माइनस सी को यदि इन विचारों को जोड़ा जाए तो इनके रिजल्ट क्या मिलते हैं, इससे नए विचार क्या बनते हैं, ठीक, पुराने विचारों में क्या अंतर था, इन सभी कैलकुलेशन को हमें समझना होगा। इसी प्रकार सी माइनस डी, ए माइनस सी, ए माइनस डी, इसी प्रकार ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इनसे हम मल्टीप्लाई के रूप में विचारों का आकलन करेंगे। फिर इसके बाद बी माइनस सी इंटू सी माइनस डी इंटू ए माइनस सी, ए माइनस डी। इसी प्रकार ए माइनस बी का सी माइनस डी के साथ विचारों का हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे विचारों का। फिर इसके बाद ए माइनस बी और इंटू ए माइनस सी के साथ ए माइनस बी का ए माइनस डी के साथ विचारों का कैलकुलेशन करेंगे, परिणामों को देखेंगे और थिंकिंग पावर को क्या करेंगे, हम समझेंगे। थिंकिंग पावर विचारों की श्रृंखला के माध्यम से ये सब विचार एक दूसरे से ज्वाइंटेड होंगे। फिर इसके बाद फोर्थ स्टेप में ए इंटू बी, बी इंटू सी, सी इंटू डी और ए इंटू सी, ए इंटू डी। इसी प्रकार ए इंटू बी प्लस कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई को प्लस किया जाएगा। फिर बी इंटू सी, सी इंटू डी, फिर ए इंटू सी, ए इंटू डी।
इसी प्रकार 5 स्टेप में पहुंचेंगे, वो डिवाइड के नियम पे चलेगा। यानी ए विचार को हमने पहले रखा और बी विचार को नीचे रखा, इन दोनों में हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, वर्ग और क्लास बांटेंगे, तो इसमें क्या परिणाम, उनके क्या रिजल्ट निकलते हैं। जब हम बी विचार और सी विचार को हम रखेंगे ठीक डिवाइड के नियम से, फिर इसके बाद हम सी अपान डी, ए अपान सी, ए अपान डी, इस प्रकार हम देखेंगे। इसके बाद ए बाई वी, बी बाई सी, सी बाई डी, ए बाई सी, ए बाई डी, इस प्रकार हम फिर इसके बाद हम इसको माइनस यानी एक दूसरे के आकलन, यानी हम डिवाइड के बाद विचारों के आकलन का क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। जैसे ए बाई वी कोष्टक माइनस है, बी माइनस सी है, इसी प्रकार है ए अपान बी माइनस सी डी, फिर ए बी माइनस ए सी के साथ, फिर ए अपान बी के ए माइनस ए डी के साथ, इसी प्रकार बी अपान सी और माइनस सी डी के साथ, फिर सी डी यानी बी सी का ए सी और ए डी के साथ, इसी प्रकार यह कैलकुलेशन फिर सी डी के साथ चलेगा। सी डी के साथ चलने के बाद ए अपान डी माइनस ए अपान सी, इसी प्रकार सी अपान डी माइनस ए अपान डी, इसी प्रकार ए सी का ए अपान सी माइनस कोष्टक ए अपान डी के साथ चलेगा। इस प्रकार हम विचारों का कैलकुलेशन करना सीखेंगे। हम विचारों का मैथमेटिकल स्वरूप देखेंगे, जो विचार एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो इन विचारों को कनेक्टेड के माध्यम से हम समझेंगे और हम प्री एग्जाम्स और मेंस एग्जाम्स में क्या करेंगे, कंप्रीहेंशंस में, अदर हर चीज़ों में क्या करेंगे, विचारों के माध्यम के द्वारा हम प्रश्नों के उत्तर का, आंसर का चयन कर पाएंगे। और विचारों की श्रृंखला, जैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के पद में आते हैं, कई कार्यों को करना होता है, कहीं पे डिसीजन मेकिंग वगैरह, हर जगह हम विचारों, थॉट के माध्यम से, आइडियाज के माध्यम से ही हम क्या करेंगे, अपने कार्यों को संचालन करेंगे, जिस पे हम विचारों की श्रृंखला का गणितीय स्वरूप का आकलन करके कर सकें। विचारों की श्रृंखला के कार्य व कार्य भूमिका कि विचारों की श्रृंखला में जो जुड़ाव है, कनेक्टिविटी, क्या जुड़ाव यानी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी में यहाँ पे क्या आशय है, क्या संबंध है कनेक्टिविटी से, तो जुड़ाव, संबंध, दूसरा संबंध है रिलेशनशिप, हमने पहले बताया, फिर इसके बाद समायोजन बताया, ठीक, इसके बाद सांवेगिक नियंत्रण बताया, संतुलन, निर्णयन क्षमता, समाधान, निर्देशन व अधिकार, विकास प्रतिमान, प्रस्तुतिकरण, बजट व योजना। फिर इसके बाद इधर आइए, इधर हमने क्या बताया, वितरण तथा संग्रह बताया, फिर स्व विवेक, कानून बनाना, प्रतिवेदन तैयार करना, फिर व्यवस्थापन व संचालन, स्मार्टनेस थ्योरी और प्रश्न उत्तर। ये सभी जो उनके कार्य व भूमिका हैं, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं विचारों की श्रृंखला में। तो विचारों की श्रृंखला में जैसे हमने देखा, यहाँ पे डायग्राम बना है, जो यहाँ पे डी है, डी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इनके कई डिपार्टमेंट से क्या होते हैं, कनेक्टिविटी होता है, ज्वाइंट होते हैं, अटैचमेंट होते हैं कई विभागों से, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, जैसे बाल अधिकार विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, विभिन्न प्रकार के, जैसे पुलिस विभाग हो गए। तो विभिन्न प्रकार के विभागों से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो अटैच होते हैं, उनके कार्यालय जो होते हैं अटैच होते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जो कलेक्ट्रेट होते हैं वो अनेक विभागों से क्या होते हैं, सर्व अटैच होते हैं, यानी संबंध होते हैं, इनसे जुड़ाव होता है, उनका संबंध होता है। इन सभी विभागों में क्या होता है, समायोजन करना पड़ता है। जैसे कहा जाए तो जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं सरकार व केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार, जैसे कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उनका जुड़ाव, उनका संबंध और उनका समायोजन करना, जो भी इनके 16 पॉइंट बताए गए हैं, उन सभी में इन विचारों की श्रृंखला की थ्योरी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्ट्रेट, गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल स्थानीय सरकार जैसे एमएलए हो गए,
विधायक हो गए, सांसद हो गए, इन सभी से अटैचमेंट होता है, जुड़ाव होता है, संबंध होता है। इन सभी में क्या होता है, समायोजन उन्हें बनाना पड़ता है। जैसे जनता व नागरिक, उनको जनता और नागरिक के साथ भी कनेक्टिविटी होता है, रिलेशनशिप होते हैं। जिला में समस्त कर्मचारी, जिला के अंतर्गत जितने भी समस्त कर्मचारी होंगे अनेक विभाग के, विभिन्न विभाग के, जैसे कहा जाए विभाग, संस्था, स्कूल, हॉस्पिटल, व्यापार, जैसे मान लीजिए कई विभाग हो गई, कई संस्थाएं हो गई। फिर इसके बाद स्कूल, जिला के अंतर्गत जितने भी स्कूल, महाविद्यालय, जितना भी हो, हॉस्पिटल। फिर इसके बाद औद्योगिक, जैसे फैक्ट्रियां, कंपनियां जो भी हों। फिर इसके बाद संस्कृति, परंपरा, धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, जो स्थानीय हो, क्या हो, स्थानीय हो, यानी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट ऑफिस हो, कार्यालय है, जिस स्थान, जिस जिला में मिलता है, वहाँ की लोकल संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है, धार्मिक माहौल क्या है, सामाजिक क्या है, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक इतिहास है, उन सभी के माध्यमों से एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। उन सभी जो तत्व बताए हैं ज्वाइंट के, उसमें निर्णयन क्षमता के अंतर्गत यदि जनता किसी प्रकार की प्रॉब्लम लेके आया, समस्या, तो उनका कैसे समाधान करना है। फिर इसके बाद हमें देखना है निर्देशन व अधिकार, अपने अधीन अधिकारियों को, अपने नीचे अधिकारियों को निर्देशन व अधिकार, निर्देशन देना, इंस्ट्रक्शन देना, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का क्या अधिकार है, विकास प्रतिमान और डेवलपमेंट मॉडल क्या है, प्रस्तुतिकरण, सरकार के समझ, और सर हम कर सकते हैं सरकार के समझ बजट व योजना को प्रस्तुत करना, प्रेजेंटेशन करना, योजना को बनाना। फिर इसके बाद है वितरण व संग्रह। वितरण व संग्रह में जैसे कोई भी केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, किसी प्रकार का कोई स्कीम के माध्यम से किसी भी वस्तु का क्या करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है, तो वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के अंतर्गत वितरण की जिम्मेदारी आती है। फिर स्व विवेक कानून बनाना, कहीं कहीं पे परिस्थितियां देखकर, कहीं पे विवाद या धार्मिक कंडीशन पे कहीं पे यदि विवाद होता है तो वहाँ पे स्व विवेक कानून बनाने की भी होता है। प्रतिवेदन तैयार करना, रिपोर्ट को तैयार करना, व्यवस्थापन व संचालन, एडमिनिस्ट्रेशन एवं क्या कहते हैं मैनेजमेंट भी देखना होता है। फिर ऑपरेशंस, स्मार्टनेस थ्योरी, प्रश्न उत्तर में भी विचारों की श्रृंखला की जरूरत है। अब जैसे सांवेगिक नियंत्रण की बात करेंगे तो सांवेगिक नियंत्रण में सर क्रोध का न आना, ऐसे आदतों को डेवलपमेंट विचारों की श्रृंखला के माध्यम से हम करेंगे। तो क्रोध न आना, सहनशीलता, सहनशीलता का गुण हो, ईर्ष्या और उत्सुकता का हो, प्रशंसता का हो, सुख दुख का हो, ईमानदार का हो, समय पाबंद होवे, यदि वो समय पाबंद, समय का ध्यान रखेंगे तभी तो दूसरे को वो समय के लिए इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। फिर इसके बाद कर्तव्यनिष्ठ हो, संतोष की भावना हो, विश्वास हो, सहयोग हो, आशावादी हो, प्रेम हो, दया हो, दूसरों की भावनाओं को समझना तथा आदर करना भी इसके अंतर्गत शामिल होगा। देखेंगे क्या सर आईएएस प्रिपरेशन के लिए मेहनत जरूरी है? क्या मेहनत करने वाले स्टूडेंट ही केवल आईएएस के एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे? सर यह तो सच है, यह तो शर्त है कि आईएएस के स्टूडेंट को मेहनत तो करना है, पर मूर्खतापूर्ण यदि वो मेहनत करता है तो सर इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेहनत तो मांगता है यूपीएससी, मेहनत तो मांगता है, मेहनत तो करना होगा। तो मेहनत यदि मान लीजिए कि हम 24 घंटे लगातार पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, इसके उपरांत भी एग्जाम को हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, क्योंकि केवल यूपीएससी ये नहीं मानता कि अंधाधुंध मेहनत किया जाए। सर मेहनत करने का एक तरीका होगा, एक स्मार्ट मेहनत मांगता है। स्मार्टनेस मेहनत नहीं होगा तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। सर स्मार्ट मेहनत में हम यदि 2 घंटे का स्टडी केवल करते हैं तो भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। सर इसके बाद यदि हम 4 घंटे करेंगे तो भी, 6 घंटे करेंगे तब भी, 8 घंटे करेंगे तब भी। पर इसके उपरांत यदि देख लीजिए मूर्खतापूर्ण मेहनत किया जाए तो 24 घंटे स्टडी के दौरान भी हम कर सकते हैं कि एग्जाम को क्रैक नहीं किया जा सकता। क्योंकि केवल पढ़ना, यूपीएससी में केवल पढ़ना जरूरी नहीं है। यूपीएससी निकालने के लिए, आईएएस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना पेपर के पैटर्न को समझना है, कहाँ तक सिलेबस अटैच किया जाता है, इस सभी को हम विचारों की श्रृंखला या प्रश्न उत्तर की गति और दिशा जो बताए थे उसके आधार पे हम तय करते हैं कि केवल टैलेंट, हमने पहले भी बताया, केवल बुद्धिमान,
केवल प्रतिभाशाली बालक, टैलेंट बच्चा भी इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकता है। सर उन्हें एक अच्छा विचार उसके पास होना चाहिए, प्लस वो टैलेंट हो तब भी चलेगा, टैलेंट ना हो तो वह सामान्य बुद्धि वाला बालक कम से कम हो और वह स्मार्टनेस की थ्योरी का नॉलेज रखता हो तो वह एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। फिर इसके बाद हम कह रहे हैं सामान्य बुद्धि प्लस अच्छा विचार भी यदि स्टूडेंट के पास है तो भी एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। यहाँ पे देखिए, फिर स्वगति आधारित अध्ययन योजना, यानी आईएएस के एग्जाम में लोग क्यों असक्सेस हो जाते हैं, एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये नहीं है कि आईएएस का एग्जाम बहुत कठिन है बहुत सरल, पर यहाँ पे स्व आधारित अध्ययन योजना यानी सर स्टडी प्लान कर पाना, बहुत बच्चे प्लान को ही सही से तैयार नहीं कर पाते हैं कि हमें कब पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, रूट क्या होगा, ठीक, ये सब तय कर पाना, वो गलत योजना को तैयार करते हैं और असक्सेस होते हैं। इसलिए स्वगति आधारित अध्ययन योजना होना चाहिए। इसके बाद एग्जाम पैटर्न एवं बैकग्राउंड को समझना है, समझ लेंगे तभी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इसके बाद पिछले आईएएस विद्यार्थियों के सफलता की कहानी को जानना कि पिछले जो आईएएस टॉपर्स रहे वो किन रणनीतियों, किन योजनाओं, इनकी क्या स्टडी प्लान था, इनकी रूटीन क्या था, इन सभी अध्ययनों के उपरांत ही अपनी स्वगति आधारित अध्ययन योजना बनाना चाहिए। यानी सर प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए ठीक है, कोचिंग संस्थान द्वारा यदि स्टडी प्लान, टाइम टेबल मिल जाते हैं तो अच्छा है, यदि आप अपने से भी तैयार कर सकते हैं क्योंकि अपने से तैयार करने वाला ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो इन सभी के माध्यम से स्मार्टनेस थ्योरी को हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे प्रश्न उत्तर में हमने पहले भी बताया कि आगे प्रश्न का हम सीमांकन करेंगे, यानी प्रश्न की सीमाएं क्या हैं, यानी किसी भी कंटेंट से जब प्री या मेंस के क्वेश्चन किस सीमाओं तक, यानी कंटेंट के किस सीमा तक जाकर क्वेश्चन का क्वेश्चन की रचना की जा रही है पेपर में, ठीक, ये देखेंगे। क्वेश्चन का स्तर क्या है, लेवल क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एग्जाम्पल के थ्रू। दिशा क्या है, दिशा का अवलोकन करेंगे। क्या क्वेश्चन क्षैतिज पैटर्न में पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन ऊर्ध्वाधर पैटर्न में पूछा जा रहा है, हमें ये भी देखना है। तो उच्च निम्न, क्या कंटेंट के हाई लेवल या लो लेवल पे जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, हमें ये भी देखना है। फिर इसके बाद सर पेपर में थिंकिंग पावर की गहराई से आकलन करना। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं कि सर पढ़ने की गति, प्रश्न पत्र जो है जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड जो भी है, तो इसमें पढ़ने की गति कितना होना चाहिए, हम किस गति से पढ़े कि हम क्वेश्चन को समझ सके कि क्वेश्चन कर क्या रहा है, या हम इस गति से पढ़े कि क्वेश्चन ही समझना है तो बार बार पढ़ने की जरूरत होती है। तो बार बार पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो प्रश्न की गति क्या होगा और समय, किस गति से पढ़े कि हम समय से पेपर को हल कर सकें। फिर इसके बाद अर्थबोध हो, ऐसी गति होना चाहिए कि इस प्रश्न का अर्थ हमें समझ आ जाए। जैसे कंप्रीहेंशन, तो कंप्रीहेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम कहना चाहते हैं कि सर नौकरी पाना और विद्वान बनना एक कला है, अलग अलग विषय है। सर नौकरी पाना एक अलग कला है और विद्वान बनना एक अलग कला है। सर यदि नौकरी पाना है, ठीक, नौकरी पाना है तो सर नौकरी की कला एक आर्ट के नियमों का फॉलो करना होगा। और विद्वान बनना है तो विद्वान के नियमों को फॉलो करना होगा। सर नौकरी के लिए क्या जरूरत है, नौकरी के लिए यह जरूरी है कि हम कितना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, और एग्जाम पैटर्न में आने वाले प्रश्न के सीमांकन के आधार पे ही हमें स्टडी करना होगा, ठीक। पर विद्वान के लिए हमें पूरा बुक रट लीजिए, ठीक। तो केवल बुक रट लेने से नौकरी नहीं मिलेगा, पर कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न होगा, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सभी माध्यम नौकरी पाने की एक कला है। ऐसा होता तो आप समझ सकते हैं कि हर विद्वान एक सरकारी नौकरी पे होता, पर ऐसा है नहीं।
जैसे आर्यभट्ट हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, वो विद्वान हैं पर उनके पास एक सरकारी नौकरी नहीं है। देखिए, विद्वान बनना एक अलग कला है और एक हर नौकरी वाला एक साइंटिस्ट नहीं है। तो नौकरी पाना और विद्वान बनना एक अलग अलग कला है।